नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आज मेरा रिवायती जोश व जज्बा नहीं होगा। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर मुल्क के अंदर बड़े अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं पिछले 2 दिनों के अंदर। मैं हालात हज़रा के मौज़ूआत पे बात नहीं करता और ना ही मेरी आदत है कि मैं तबसरा करूँ। अल्लाह हमारी कौम की हिफाजत फरमाए। मैं सिर्फ ये दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि देखें, इसमें कोई भी बात की जाए तो वो मुनासिब ना होगी। उसकी वजह यह है कि अभी तक हमारा अपना ही नरेटिव तैयार नहीं हुआ कि इस वाक़े के बारे में हमने क्या कहना है। हम खुद थोड़े से अभी परेशान हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि वाक़या इस नौइयत का है। यकीन करें, दुनिया की तारीख़ के अंदर मेरे ख़्याल से मैंने कम से कम 100 साल के अंदर ऐसा वाक़या नहीं सुना कि जहाँ पर ऐसी नौइयत की बात पेश आई है। तो माज़रत के साथ मुझे आप माफ़ कीजिएगा अगर आज मेरे जज्बात जो हैं मुझ पर हावी हो जाएं। आखिरकार मैं एक इंसान हूँ, एक जानवर तो नहीं हूँ, एक दरिंदा तो नहीं हूँ कि मेरे मुल्क के अंदर इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आए और मैं मुझ पर कोई हर्ज ना हो, मेरे जहन का, मेरे दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा ना हो जो परेशान ना हो, घबराहट में ना हो। लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में मैं अमूमी तौर पर कह सकता हूँ कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहैसियत कौम हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ हो जाए हमारे मुल्क के साथ, हम बिल्कुल आज़ाद हैं। हमें ज़्यादा टेंशन ये है, शाम में इफ्तारी के अंदर पकौड़े होंगे, समोसे होंगे, रोल होंगे, क्या होंगे। बुरा लगता है मुझे कभी कभार एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते, लेकिन हमें बुरा मानना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि एलईडी के दौर के अंदर आप लोग पक 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 ट्यूबलाइट है। बुरा लगा ना मेरी बात? बुरी तो लगेगी बाबा, मेरे प्रोग्राम को देखोगे तो बातें तो बुरी लगेंगी, क्योंकि मैं तो सच बोलता हूँ। और रमज़ान की कैफियत में आप सच बोलना तो खैर आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सच सुनना सीख लें तो यकीन करें आपके लिए बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। आप अगर जो है वो मामलात से हटकर सोचेंगे तो आपको पता लगेगा। बात मैंने करनी है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करूंगा। स्टॉक एक्सचेंज ये वो फलां, वर्ल्ड में तरक्की कर रहा, वर्ल्ड बेस्ट मार्केट, क्या हुआ। जबकि हकीकत बात यह है कि मैं WWE देखने वाले नाजरीन की तरह नाच गाने वाला आदमी नहीं हूँ। पाकिस्तान की रेपुटेशन को पिछले चंद दिनों से बहुत हर्ज पहुँचा है। अगर स्टॉक एक्सचेंज बढ़ भी रही है तो उस बंदे का दिमाग ख़राब है जो आपको कहेगा कि स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है इस वजह से कि इंट्रिंसिक्स अच्छे हैं। खैर, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं और मैं उनका तारुफ कराता चलूँ, फिर मैं एक ब्रेक की जानिब जाऊँगा। जनाब एहसन मेहनती साहब, जो कि मुल्क के मारूफ इक्तसादी तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम करता हूँ आपको एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, मैं सच आपको बताऊँ तो जिस तरह के अफसोसनाक वाक़यात मुल्क में पिछले 3 दिन में पेश आए हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केट के मुतल्लिक बात करना और दूसरे ज़ाविये पे ले जाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी मैं आज आपसे यही जानना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में एक बेयकीनी की सी सूरत हाल इस वजह से भी बन गई है क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो इक़दामात हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न मार्केट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ रही हैं और इम्पैक्ट जो है वो बड़ा स्प्रेड कर रहा है। मेरा तो नहीं ख्याल पाकिस्तान तक आएगा, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट्स के असरात पाकिस्तान पे होते ज़रूर हैं। क्या कहते हैं आप? देखें, यू आर राइट कि पाकिस्तान मार्केट पे उसका इम्पैक्ट आया था। इनिशियली जो टैरिफ वॉर थी और फिर जो ट्रम्प के स्टेटमेंट्स थे चाइना के एवज या फिर इंडिया के या फिर मेक्सिको के, तो आई थिंक कि उसका इम्पैक्ट एशियन मार्केट्स पे पड़ा था और पाकिस्तान मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट आया था। जाहिर है हमें उस पर्सपेक्टिव में देखना है कि हमारे जो अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूव हुए, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में सपोर्ट इस वक्त देखा जा रहा है। मार्केट में तेजी है और तेजी की वजह जो है वो प्राइमरीली ये है कि हमारा जो आउटलुक है वो इस वक्त पॉजिटिव है। मूडीज की तरफ से जो है वो इस आउटलुक को जो है वो इम्प्रूव किया गया है, जिसकी वजह से जो है हमने देखा कि उसके बरक्स जो है हमने पाकिस्तान मार्केट के अंदर दोबारा से जो है वो तेजी का रुझान जो है दोबारा से आया, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो इम्प्रूव हुए हैं। 5% पर इंडिकेट भी है और फिर जाहिर है हमें करंट अकाउंट सरप्लस भी जो है कुछ चंद एक महीने के अंदर जो है लास्ट हमें वो सरप्लस भी नजर आया है। अच्छा, लेकिन ये मूडीज़ की रिपोर्ट जो है उसका पर्सपेक्टिव मुझे ज़रूर बताइएगा कि उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मुतल्लिक अपनी आउटलुक पॉजिटिव की है, जो कि हमने सुना है अपनी खबरों के ज़राए के थ्रू। तो आप किस हद तक उससे मुत्तफिक हैं और आप इसके साथ साथ क्या और अलाइन करके चीज़ें बता सकते हैं?
देखिए, आई थिंक कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है, ये उसका आउटलुक दिया गया है और वो इसी वजह से दिया गया है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, उसके अंदर अब कोई छोटी ही कोई बैंक ऐसी होगी जो अब लॉस की तरफ है। सारी बैंक्स जो हैं वो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स दिखा रही हैं। तो एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसका एक मेजर रीज़न है। दूसरा ये है कि वो जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो जनरली इम्प्रूव हुए हैं, जिसकी बात जो राब्ता हम दोबारा से करते हैं एहसन मेहनती साहब के साथ। मैं चाहूँगा कि एहसन मेहनती साहब, एक तो अगर आप चाहें तो उस मौजू को भी आप मुकम्मल कर सकते हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट्स की कारकर्दगी, और उसके साथ साथ जोड़ते जोड़ते एक मौजू और आपसे और भी पूछना चाहूँगा कि हालिया अदवार के अंदर आपने बोला रेटिंग्स इम्प्रूव हुई और इनसे अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, लेकिन क्या आपके ख्याल से इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पाकिस्तान का इसकी वजह से इम्प्रूव होगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के अंदर जो है सिक्योरिटी अनरेस्ट एक मेजर रीज़न है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान का टूरिज़्म भी इम्पैक्ट करता है और फिर ज़ाहिर है इकोनॉमिक जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, उसके अंदर मेजर जो इम्प्रूवमेंट का जो रोल है, वो हमारी अपनी मेहनत है पाकिस्तानी, जो कि इनलैंड इन्वेस्टमेंट है या जिसको हम कहें कि जो इंटरनल इन्वेस्टमेंट है। एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट का जो है इतना ज़ोर अभी नहीं है। हमें फॉरेन आउटफ्लोज भी नज़र आ रहे थे कैपिटल मार्केट के अंदर, जो कि इंडिकेशन यही है कि फॉरेन जी। ज़्यादा जो है वो सीपैक और जो एसआईएफसी है उसका इंटरडिपेंडेंट हमें कोई एक फोकस नज़र आता है। तो आई थिंक कि जो प्राइवेटाइजेशन की ड्राइव है, एक सिल्वर लाइनिंग है। प्राइवेटाइजेशन अगर होती है और जिसके अंदर हमने देखा है कि यूएई का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा देखा गया, जो इंडिकेट हुआ पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी, और फिर हमने देखा कि जो हमारी दीगर प्राइवेटाइजेशन जो डिस्कोर्स की हो रही है, उसके अंदर भी जो है इंटरेस्ट हमें मिडल ईस्ट नहीं, आपने दिल के तार छेड़ दिया। आई थिंक इट्स एग्जैक्टली अबाउट 1 ईयर अगो है। आपने दिल के तार छेड़ दिए। आई थिंक इट वाज एग्जैक्टली 1 ईयर अगो आप और मैं इसी मौजू के ऊपर डिस्कस कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन के। आप की ज़ाहिर बात है आप बहुत केयरफुली बात करते हैं, इसलिए आपकी तब भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो गया, लोकल भी और इंटरनेशनली भी प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में। इस सेक्टर ने खुद कहा कि साहब मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, वट एवर हैड गॉन ऑन नाउ। तो ऑब्वियसली द मिनिस्टर हैज़ चेंज। तो मेरे ख्याल लोकल और फॉरेन जो एक कॉन्फिडेंस था हमारे प्राइवेटाइजेशन सिस्टम का, उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। जी देखिए, यू आर राइट कि ये जो काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि हमारे कोर्ट्स भी वर्क करते हैं, कभी वो अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन भी करते हैं। तो आई थिंक कि ये जो इसकी हिस्ट्री है, कोई मुस्बत हिस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो हमारा ये होता है कि लोकल इन्वेस्टर होता है, तो वो फिर डील करता रहता है कोर्ट से भी और फिर एनवायरनमेंट से भी। फॉरेन इन्वेस्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, ज़ाहिर है उसके साथ साथ रुपये डिवैल्यूएशन भी हो रही होती है। आई थिंक कि यहाँ पर भी जो है आने वाले इन्वेस्टर को 10 से 15% तक जो है अगर रुपये में डिवैल्यूएशन कोई तवक्कुआत कोई फॉरेन इन्वेस्टर से कोई ऐसा नहीं है अंटिल अनलेस कि एसआईएफसी जो है वो अपना रोल प्ले करे, या फॉर एग्जांपल सीपेक की नज़र में जो है वो एफडीआईज हमारे उन रीजन्स में आए जहां पर जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। तो आई थिंक कि एक रिकोडेक के लेवल पर भी हम एटलीस्ट देख सकते हैं कि वहां पर भी सऊदी इंटरेस्ट आया था, तो वो भी एक एफडीआई का जो है वो मजीद एफडीआई का डायरेक्शन हो सकता है। तो आई अच्छा, थिंक उसमें ये हमें एवेन्यूज देखने पड़ेंगे। एक रोड ब्लॉक है, मैं आपको बताऊं, एक बड़े अजीब किस्म का रोड ब्लॉक है। रोड ब्लॉक ये है कि एसआईएफसी की बहुत सारी एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स थी जो हमारे मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टर्स को ला सकती थी, लेकिन आईएमएफ कहता है कि हम वो सिलेक्टिव टैक्स रिलीफ देने को तैयार नहीं है जो कि इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे। जी जी, तो टू अनफॉर्चुनेट कि इस वक्त हम जो ज़ाहिर है आईएमएफ के प्रोग्राम में भी हैं, जहां पर हमें वो नहीं हमें कोई मिसयूज नहीं कर सकता, जो इससे पहले हमने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लेकर आए थे जहां पर सऊदी इन्वेस्टर्स को हम टैक्स फ्री एवेन्यूज दिए थे। तो इस वक्त हम आईएमएफ की जो है वो नज़र में है, और हमारी कोई भी स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर हमने कोई मैसिवली कट करना था इंटरेस्ट रेट को, तो रियल इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में है, तो अनफॉर्चुनेटली वो भी हम नहीं कर पाए। तो हमें गिवन द सिचुएशन
किसी भी तरह की मराहत अगर हम किसी फॉरेन इन्वेस्टर को प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आईएमएफ एक हर्डल जो है वो बनता है, चाहे उसका कोई पॉजिटिव लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो सोचने वाले के लिए। लेकिन इस वक्त हमें जो है वो टोटली कॉर्डन किया हुआ है हमारे लेंडर ने, और वो हमें कोई भी हमारे जो स्टेप्स होते हैं चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के हों या एफडीआईज के हों, उसके अंदर उसके नॉड या हमारे जो इक्विटी डेट की जो फॉर एग्जांपल उसकी जो कॉम्बिनेशन होती है उसको भी जो है वो अप्रूव आईएमएफ से हमें कराना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फेडरल बजट है वो भी हमें आईएमएफ से जो है वो अप्रूव कराना है, चाहे हम किस भी सेक्टर को फोकस करना की कोशिश करें। अगर जी, ये जाहिर है हमें देखना पड़ेगा कि ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है। एक तरह से हम जो है वो यूएस फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बन चुके हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं, और उसके अंदर हम कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले सकते जो कि अगेंस्ट यूएस पॉलिसी हो। ये भी आपने बड़ी बारीकी वाली बात कर दी। अब जो आपने ये बात की, इसका मतलब जो भी चीज़ उनके इंटरेस्ट्स में नहीं होगी या उनके जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स में नहीं होगी तो हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। एम आई करेक्ट? जी एस एन मेहती साहब। फॉरेन पॉलिसी है वो डिपेंडेंट है हमारे लेंडर की जो सुपरविजन हम उस वक्त चल रहे हैं, और कोई भी ऐसा हम एक्शन लेते हैं जहां पे इकोनॉमिक इनिशिएटिव हम लेते हैं, मिडल ईस्ट को कोई फेवर करते हैं या कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं जहां पर किसी इकोनॉमी को फेवर करते हैं, तो जाहिर है उसमें हमें यूएस पॉलिसी को पड़ता है। और वही अगर हम नहीं रखते तो जाहिर है वो आईएमएफ अप्रूवल के टाइम पर देख लेता है कि वो किस तरह से जो है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे कि कोई यूएस के जो जहां पर पार्टनर्स रही होती है तो जाहिर है उसमें हमें अप्रूवल है, और जाहिर है जो यूएस के पार्टनर्स नहीं है उसमें हमें डिसअप्रूवल है। तो अब कि हमारा लेंडर्स है वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को डिटरमिन कर रहा है, और जाहिर है वो हमें इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स नहीं लेने देता अनटिल लेस कि हम अप्रूवल नहीं ले सके हमारे लेंडर से। तो अब ये जो हमें इस आज़ादी से अगर हमें जीना है तो जाहिर है इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम हमारा जो लोन है $140 बिलियन वो पे ऑफ करें, और वी जस्ट कम आउट ऑफ दिस आईएमएफ पर्सपेक्टिव, बट अनटिल अच्छा, यहाँ पर एक और इसेंशियल इंग्रेडिएंट ये भी है कि अब चूंकि ये इफ़ेक्टिवली हमारी फिस्कल पॉलिसी के ऊपर भी इम्पेक्ट करेंगे, तो आपके ख्याल से आगे आने वाले बजट के अंदर जो आप कह रहे हैं कि आईएमएफ अप्रूव करेगा, तो आईएमएफ तो फिर शायद ये कह सकता है कि आपको ड्रास्टिकली अपने डेवलपमेंट बजट्स को जो है कट करना पड़ जाए, और फिर आपको अपनी इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करना पड़ जाए। ये क्वेश्चन तो वो पूछेंगे ना इस दफ़ा के? नहीं देखें, बिल्कुल यू आर राइट कि एक तरह से ये हमारे लिए जो है वो डिस्गाइज के जो आईएमएफ है वो हमारे सारे फेडरल बजट के हमारा सारा नोशनल प्रोविंशियल पर्सपेक्टिव या फिर हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उस पर हावी है। बट हमारे लिए ब्लेसिंग भी है क्योंकि हम कुछ वक्त तक आईएमएफ की बात मानते हैं, और जब हम इस प्रोग्राम से निकल जाते हैं तो वो वैसे भी हम उस ट्रैक से निकल जाते हैं जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स आईएमएफ ने दिए होते हैं। तो आईएमएफ जो है वो ब्लेंडर तो है, लेकिन वो हमें इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स अच्छे दे रहा है, या अगर हमारे फेडरल बजट में तरजीहात होती हैं उनको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है। तो आई थिंक कि वहां पर हम अगर कोई पॉलिटिकल बेनिफिट किसी एरिया में दे रहे होते हैं तो उसको भी मॉनिटर किया जाता है अगेंस्ट जो कॉमन मैन अगर कोई ऐसी पॉलिसी है, तो उस हिसाब से तो ये ब्लेसिंग भी है। बट एट द सेम टाइम हम कुछ इंडिपेंडेंटली। जी हसन मेहती साहब, ये बड़ी अहम गुफ्तगू है जो कि हम कर रहे हैं, बात बड़ी अच्छी हो रही, और मामलात यही हैं कि इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम के साथ एडहेयर करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो ये एडहेरेंस इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी नाजरीन कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप ख़ुद देखेंगे कि आईएमएफ, असल में आईएमएफ जो बात कर रहा है हम आप तक पूरे तरीके से पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि आईएमएफ जिस भी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है वो पर्सपेक्टिव उनका अपना है, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है, और ज़ाहिरी बात है उसके पीछे एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी होगी, और उस फ़िलासफ़ी के ऊपर भी मुतल्लिका तौर पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब एहसन मेहती साहब का शो के अंदर हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, अब आईएमएफ प्रोग्राम आगे जाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर किस तरह से इम्पेक्ट करेगा इसके बारे में हम बात कर रहे थे। नाज़रीन देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी बातें आपको बताई नहीं जाती, उसकी वजह से क्रिएट हो जाती है कन्फ्यूजन। देखें, अवामी जो गुफ्तगू होती है उसके लिए तो सोशल मीडिया का आउटलेट मौजूद है, लेकिन ये जो पेचीदा किस्म की टेक्निकल किस्म की माशियात के बारे में गुफ्तगू होती है, इसके लिए सोशल मीडिया पर कोई आउटलेट नहीं है।
लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आईएमएफ के बारे में, आईएमएफ पाकिस्तान से बातें कर रहा है, आईएमएफ कह रहा है पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे मुल्क के लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत अच्छा इकोनॉमी को चला रहे हैं, पाकिस्तानी। ये जो एक लाइन हमने पकड़ ली है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो इंटरेक्शन हो नहीं पा रही। क्योंकि देखिए वो इंटरेक्शन होगी जब डिस्कशन की डोमेन में चीज़ जाएगी। आईएमएफ कह रही है कि जी हम आपको रिलीफ नहीं देते, या हम इन मामलात के अंदर आपके साथ रिकनसाइल नहीं करते, हम इनके ऊपर आपको जो है लीवे नहीं देते, रास्ता नहीं देते, कुशन नहीं देते, आसानी नहीं देते, लचक नहीं देते। आप बताएं, बोलें कि जी आईएमएफ टीम के साथ हमारी डिस्कशन हुई है, आईएमएफ टीम ने हमें ये बातें बताई हैं, हमने उन्हें अपनी ये बातें बताई हैं, हम मजबूर हैं, हमें ये उनकी बातें माननी पड़ेंगी। आप क्या बता रहे हैं, आईएमएफ वाले आए हुए हैं, हमारे साथ रोज़ा खोल रहे हैं, हमारे साथ इफ्तार कर रहे हैं, आज उनको समोसे बहुत अच्छे लगे, आज उनको ये। देखिए ये खबरें नहीं हैं। खबर ये आपने उनको निगोशिएटिंग टेबल पे बिठाया हुआ है, वो आपको निगोशिएटिंग टेबल पे उन्होंने बिठाया हुआ है। इर्रिस्पेक्टिव बात ये है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, हमारी एक अपनी इकोनॉमी है, वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना मैंडेट है। आप उनके साथ 1 to 1 डिस्कशन कर रहे हो, अब उनके साथ आपकी बातचीत हो रही है, वो आप उनको अपना मसला बता रहे हैं, वो मसले का हल बता रहे हैं। इतनी देर वो ऐसे ही आके तो नहीं बैठ रहे ना यार, आप लोगों की ईमा पर ही बैठ रहे हैं ना। क्यों आप हमें बता रहे हो कि वो आके बैठ रहे हैं? आप में से किसी ने बोला होगा कि आके यहाँ बैठो, अपनी सारी बातें मनवा के जाओ, क्योंकि जब आप चले जाते हो ये लोग बातें नहीं मानते। देखो ये आप आवाम के लिए बातें करो, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, जो अरमगान की खबरें सुनना पसंद करते हैं, जो वो खबरें गांव देहात वाली खबरें सुनना पसंद करते हैं। ये आईएमएफ वाला मामला ना बहुत हाई लेवल का मामला है। अव्वल तो ये कौमी न्यूज़ का पार्ट होना नहीं चाहिए, बुरा ना मानना कि हमने इसे नेशनल न्यूज़ और नेशनल डिस्कशन का पार्ट बना लिया। आवाम को तो पता भी नहीं होना चाहिए आपकी आईएमएफ के साथ क्या बातचीत हो रही है, और अगर पता होना चाहिए तो फिर 100% सही बात पता होनी चाहिए। देखें ये बात जो मैं कर रहा हूँ ना, बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ। अव्वल तो किसी मुल्क के अंदर आप मुझे बताएं कि आईएमएफ के साथ डिस्कशन क्या हो रही है। हर बार बताया जा रहा है, हर 1-1 घंटे बाद, हर 2-2 घंटे के बाद बताया जा रहा है आईएमएफ के साथ क्या डिस्कशन हो रही है। किसी मुल्क में आपने देखा है? मैंने तो आज तक किसी मुल्क में नहीं देखा। फिर आप जो बता रहे हो उसकी मिस इंटरप्रिटेशन ज़्यादा हो सकती है, इंटरप्रिटेशन कम हो सकती है। अवाम यार हमारी इतने सीधे लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता यार। इनको आटा चावल दाल टमाटर प्याज आलू, इनके आगे इनको कुछ नहीं पता मईशत के बारे में। आप इनके साथ बातें कर रहे हो वो टेक्निकल लेवल की, करंट अकाउंट डेफिसिट। यार करंट अकाउंट डेफिसिट तो समझने में मुझे 1 साल लग गया, कितनी मुझे किताबें पढ़नी पड़ी। अभी भी मैं कहता हूं कि मुझे 100% नहीं है। आप लोग बातें करना शुरू कर दो तो करंट अकाउंट डेफिसिट की। यार छोड़ दो यार, आप लोगों की पढ़ाइयाँ मैंने बहुत देखी हैं। मैं भी यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासों में पढ़ता रहा हूँ, मेरा ध्यान तो किताबों में होता था। आप लोगों का ध्यान तो आपको पता है दोशीज़ाओं की तरफ होता है, उनके फ़ोन नंबरों की तरफ होता है, घड़ियों की तरफ होता है, चश्मों की तरफ होता है, टेलीफोनों की तरफ होता है। आप लोगों ने बड़ा पढ़ लिया होगा। मेरे जैसा पढ़ाकू आप मेरे टीचरों से पूछ लो, बहुत कम मार्केट के अंदर आपको मेरे जैसा पढ़ाकू मिलेगा। मैं वो बिल्कुल वो फिल्मों में दिखाते हैं ना पढ़ाकू, पागल किस्म का पढ़ाकू, लाइब्रेरियों में घुसा हुआ, किताबें पढ़ने वाला, क्लास के अंदर लेक्चर सुनने वाला, लिखने वाला, वो वाला पढ़ाकू। मुझे ये चीज़ें समझने में इतनी देर लगती है यार। आप लोग सारे ट्यूबलाइट हो, आप लोग बोल रहे हो, आप लोगों को समझ में आ गई यार। बस रहने दो, मेरे से ये बातें नहीं किया करो। जब आप आईएमएफ के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हो, पहले तो आप प्रीवी नहीं करो ना। कौम को हर बात पे प्रीवी करने की क्या जरूरत है यार। आज उन्होंने बोल दिया आप अपना कोर्ट पी को नहीं करवा सकते, आवाम को बता दिया आईएमएफ बोल रही है आप अपना कोर्ट पी को नहीं करा सकते। आपको क्यों बताना है आवाम को हर बात का? आप नहीं बताओ ना आवाम को एक एक चीज का कि हमारी उनके साथ ये नेगोशिएशन हो रही है। और गलत तो बिल्कुल नहीं बताओ कि हमारे उनके साथ पेठे और लड्डू और पेड़े खिला रहे हैं हम उनको। आप ये बातें नहीं करो ना, करो ही नहीं ना आप। दिस इज नॉट पब्लिक डोमेन, दिस इज एक्सक्लूसिव बिजनेस न्यूज। ये सिर्फ प्रोग्राम रुपया पैसा जैसे प्रोग्राम में डिस्कस हो सकती है। इट्स नॉट पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में सारी चीजें आप शिफ्ट कर देते हो। एक दिन आप बोल रहे होते हैं एवरीथिंग इज गोइंग ऑल राइट, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, ऑल थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट डे you give in the news that they have said they have rejected this plan, they have rejected that proposal, they have rejected this recommendation. You have to realize ना, ये कौन, देखें ये डिसीजन मेकर्स को ये डिसाइड करना है
कि भी आप क्या बताना चाह रहे हो। यू हैव टू मेक अप योर माइंड। देखो, इधर तो यू डाइवर्ज एवरीथिंग, फिर तो आप खोल के रख दो ना। फिर आप क्या करो, लाइव ट्रांसमिशन में दिखाओ आपकी उनके साथ क्या डिस्कशन हो रही। एक तरफ आप कह रहे हो जी वो हमें तारीफें कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम इस तरह अच्छे हैं, फिर वो अच्छे हैं। आप इतने अच्छे प्रपोजल्स दिए, इतने अच्छे गवर्नमेंट ने प्रपोजल्स बनाए, भेजे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो फिर मुझे समझ में नहीं आई ना, क्या फिर कॉर्डियल एनवायरनमेंट में बात हो रही है। आपने रिकमेंडेशंस बना के रखे, यू मेड पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ रिकमेंडेशंस, suggestions, advice to improve Pakistan's economy. So are we being told that we can't run the economy or we can't run the show better? नहीं, देखिए ना, ये you have to develop clarity ना. Every good thing that you have built our confidence for in the past 6 months, suddenly you say, जी IMF team says no, you can't do this. मतलब what? मतलब क्या, मैं वही इंटरप्रेट करना चाह रहा हूँ ना। देखो, I'm not being harsh, मैं सिर्फ आई एम गिविंग यू अ गुड लेसन। इधर तो आप हर चीज़ को प्रिवी नहीं करो कि जी वो बैठे हुए हैं, आज उनकी टीम के साथ ये डिस्कस हुआ, आज उनकी, क्यों ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हो। फिर आप बताओ ही नहीं हमें कि क्या बात हो रही है, और बताओ तो फिर जेन्युइन बात बताओ, बिल्कुल रियल पिक्चर ड्रॉ करो। और रियल पिक्चर ये कि IMF इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद अस दिस टाइम। IMF wants us to follow a very narrow path that they have devised and defined for us, that requires tremendous amount of fiscal discipline and sacrifice. ये सब बातें आप बताएं। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि सदर अमेरिका हैं, ये कहने के लिए तैयार हैं कि ये सफ़र जो अब उन्होंने अपने फैसलों के बाद लिया है, ये तकलीफदेह और मुश्किल है, उनकी कैपिटल मार्केट्स पे भी असरात आ रहे हैं, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को। वो सदर हैं अमेरिका के, उनकी इस वक्त बहुत पावरफुल दुनियावी तौर पे पोजीशन है, वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं, अपनी आवाम को बता रहे हैं कि देखो भाई तैयार हो जाओ, मैंने जो इक़दामात लिए इनकी वजह से बड़ा सख्त सफ़र गुजरेगा, मुश्किल होगा, कठिन होगा रास्ता। तो आप क्यों ये बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे? सी यू टू अंडरस्टैंड, ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट। खैर, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मज़ीद भी गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन वहाँ पर वक्त मुख्तसर होता है, बहुत सारे नुकात हैं। तो वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।